चलिए आ चुके हैं हम द्रव के तापीय गुण के लेक्चर नंबर 14 पे। तो लगभग हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होने वाला है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 10.6, 10.7 और फिर हम पढ़ेंगे संवाहन। और अब लगभग हमारा चैप्टर अंत की समाप्ति पर है, तो अब अच्छे से आप एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग कर लीजिएगा साथ ही साथ मेरी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहला जो हमारा टॉपिक है वो है उदाहरण 10.6। 10.6 उदाहरण क्या कहता है? चित्र 10.5 जो आपको जस्ट नीचे दिया गया है में दर्शाए गए निकाय की स्थायी अवस्था में स्टील तांबा संधि का ताप क्या है? अब इस दर्शाए निकाय में हमें क्या निकालना है? स्टील और तांबा संधि का ताप क्या है, ठीक है। स्टील छड़ की लंबाई, जो स्टील की ये छड़ है, यहाँ भट्टी लगाई हुई है। ये देखिए यहाँ भट्टी है, 300 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, मतलब यहाँ भट्टी लगाई हुई है। और यहाँ पर हेम का बॉक्स लगाया हुआ है, मतलब यहाँ पर बर्फ लगा दी और यहाँ भट्टी लगा दी। तो समझ रहे हो आप कितना फर्क आ गया दोनों में। यहाँ पर स्टील की छड़ लगा दी, यहाँ पे तांबे की। तो स्टील छड़ की लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तांबे छड़ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। और भट्टी का ताप 300 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे सिरे का ताप 0 डिग्री सेल्सियस है। अब स्टील की छड़ की जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तांबे की छड़ की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के 2 गुना है। मतलब स्टील का जो जो है अपना स्टील की छड़ का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो तांबे की छड़ की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो अब स्टील की जो है ऊष्म चालकता क्या है, तो आपने दी हुई है। और तांबे की ऊष्म चालकता भी हमें दी हुई है। तो अब हमें इससे निकालना है केवल स्टील तांबा संधि का ताप। चलिए निकालते हैं। ये हमारा हल है। अब देखिए, जैसे हमने जो हमारा ऊष्म चालकता गुणा क्षेत्रफल गुणा, ये क्या है? ये है हमारा ताप अंतर, ताप में अंतर, तापांतर है। तो ये तापांतर है कितना है? 300 - T, ठीक है। ये किसके लिए है? स्टील के लिए है। और डिवाइडर है L1, जो कि L1 हमारी स्टील की है। अब और यहाँ पे ऊष्म चालकता गुणे क्षेत्रफल गुणे अपना जो है जो अपना तापांतर, जो कि T-0 है। क्योंकि उस साइड जो है, तांबे की साइड हमने 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ लगाई हुई है, और यहाँ पे स्टील की साइड हमने 300 अपनी जो है 300 डिग्री सेल्सियस की भट्टी लगाई हुई है। एक यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस की भट्टी लगी हुई है, और यहाँ पर हिम बॉक्स में 0 डिग्री सेल्सियस की वो लगी हुई है अपनी बर्फ। अब इसके बाद क्या होता है कि जब, ठीक है, तो हमने इसको जब बराबर रखा, तो यहाँ 1 तथा 2 जो है क्रमांक स्टील तथा तांबे को जैसे संदर्भित करते हैं। यहाँ पर जो A1 है वो क्षेत्रफल है, वो ए दुगना है A2 के। तो हम इसको A1 को 2A2 लिख देंगे, A2 से A2 कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, समझ गए आप। और L1 जो है वो हमें दिया हुआ है प्रश्न में, जो है 15 सेंटीमीटर। L2 भी हमें दिया हुआ है, मतलब छड़ की लंबाई है, सॉरी। हाँ, छड़ की लंबाई जो है हमें वो भी दी हुई है, दूसरी 10 सेंटीमीटर। और जो है K1 हमें अभी प्रश्न में दिया हुआ है, और K2 भी हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो इन सब की जो है ऊष्म चालकताएं और जो है वो देखिए यहाँ पर लिखी हुई है सारी ऊष्म चालकताएं। और जब हम इनको इसमें रखते हैं इस वाले समीकरण में, तो कुछ इस प्रकार से हम जो है हमारा आ जाता है। अगर आप कहीं टू कैसे आया, तो हमने यहाँ पे A1 को 2A2 इसको मान लीजिए मैंने काट के यहाँ पे लिख दिया 2A2, क्योंकि दुगना है वो। A1 क्या है, वो दुगना है A2 से। यहाँ पे 2A2 लिख दिया। तो तो क्या हुआ, इस वाले A2 से ये वाला A2 कट गया, तो यहाँ पे 2 आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर ये 2 आया है। यहाँ पे तापांतर है, यहाँ पे T-0 भी तापांतर है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे जो ताप की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 44.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये है, ये आ गई हमारे ताप जो है स्टील और ताप संधि का जो है इस अवस्था में स्टील और तांबा संधि का ताप, ठीक है। अगला प्रश्न पर आते हैं। चित्र जो है 10.6 में दर्शाया गया। अब चित्र 10.6 कहाँ है, वो ये रहा, ये ऊपर। यहाँ पे लोहा है, यहाँ पीतल है, यहाँ पे इनके बीच में T0 टेम्परेचर है, ताप है। यहाँ पर पीतल की साइड जो है ताप है वो 273 केल्विन है, और T1 की साइड जो ताप है, लोहे की साइड जो ताप है, वो 373 जो है केल्विन ताप है, ठीक है। अब प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। तो हमें प्रश्न में जो है उसमें जैसे दिखाया गया है कि ये दर्शाएगा लोहे की छड़ जो है जिसकी एल की वैल्यू दी हुई है हमें लेंथ की 0.1 मीटर, क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर। और हमें यहाँ पर के की वैल्यू भी, ऊष्म चालकता की वैल्यू दी हुई है। को किसी पीतल की छड़ के सिरे जिसकी लंबाई 0.1 मीटर है, क्षेत्रफल हमें दिया है, उसकी ऊष्म चालकता दी गई है कि सिरे के
इसके कुछ के साथ सिरे से सिरे को मिलाकर डाला गया है, मतलब सिरे से सिरा मिला दिया गया है। लोहे की छड़ तथा पीतल की छड़ को स्वतंत्र सिरों को क्रमांश 373 केल्विन तथा 273 केल्विन पर स्थापित किया गया है, जैसे हमने भी देखा। अब एक, दोनों छड़ों की संधि पर ताप हमें पता करना है। दूसरा, संयुक्त छड़ की तुल्य ऊष्म चालकता को पता करना है, तथा हमें संयुक्त छड़ में ऊष्म प्रवाह की दर के लिए व्यंजक जो है निकालिए तथा प्रकलित करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम लिख लेंगे, जो चीज़ हमें दी हुई है उसको हम लिख लेंगे। सारी चीजें जो है हमें दी हुई हैं, तो हमने इसको फटाफट फटाफट लिख लिया। अब स्थायी अवस्था की शर्तों के अधीन लोहे की छड़ ऊष्म प्रवाह की दर H1, तांबे की छड़ से ऊष्म प्रवाह की दर H2 के समान है। अब ये समान है इसके, तो H1 बराबर H2, H बराबर H1 बराबर H2 हो जाएगा। तो अब जब H1 बराबर H2 हो जाएगा, तो हम वापस से इसको ऐसा लिख सकते हैं जैसा हमने पिछली वाली उदाहरण में भी देखा था, तो कुछ इसी समान। चूंकि अब हमें पता है कि A1 बराबर A2 बराबर A है, तो तथा L1 बराबर L2 बराबर L है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको जब हम L को, अब जब L1 और L2 को LL लिख देंगे, तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊष्म चालकता गुणा तापांतर। इस साइड भी ऊष्म चालकता गुणा तापांतर, या देखिए जैसा आपको दिख रहा होगा, तो ऊष्म चालकता गुणा तापांतर हमारा दोनों साइड बचेगा। तो L1 से जो है L1 का L2 कट जाएगा और A1 से हमारा A2 कट जाएगा। चलिए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अब अंततः दोनों छड़ों की जो है संधि का ताप T0 होगा, और वो K1 T1 प्लस K2 T2, और अपन K1 अपन K2 होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी का अगर T0 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यही आएगी, K1 T1 प्लस K2 T2 और K1 प्लस K2। अब T0 के इन मान का जो है प्रतिस्थापन करने के लिए भी छड़ से ऊष्म प्रवाह की दर H का मान प्राप्त होता है। वो H का मान कैसे प्राप्त होगा, वो हमने अभी देखा है, H=H1 H2। अब इसको क्या, हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से हम जो है K1 K2 अपन K1 प्लस K2 और A T1 - T2 अपॉन L इसको लिख सकते हैं। और हमने क्या किया, इस K1 K2 को जो है हम नीचे ले गए, तो हम इस K1 K2 को जब नीचे ले जाएंगे इसको इस प्रकार, तो ये क्या होगा, A T1 - T2 हो जाएगा, और L, और जो हमारा K1 प्लस K2 था इसके नीचे जो है K1 K2 आ जाएगा। यदि इसको क्या है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, K1 प्लस K2 अपॉन नीचे आ जाएगा K1 K2। समझ गए आप? तो इस प्रकार से फिर 1/K1 1 प्लस K2 आ जाता है। तो अब यदि लंबाई L प्लस L2 2L की संयुक्त छड़ की तुल्य ऊष्म चालकता K है, तथा इससे होकर जाने वाली ऊष्म प्रवाह का दर H डैश हो, तो उपयुक्त समीकरण का उपयोग करने पर, तो उपयुक्त समीकरण उपयोग करेंगे अगर हम, तो एच डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, डैश होगा इसमें, वो एच के बराबर होगा, तथा के की डैश की वैल्यू में 2 K1 K2 1 K1 प्लस K2 पता है। इसी प्रकार जो T0 होगा तो क्या होगा, K1 T1 प्लस K2 T2 वन K1 प्लस K2। तो इसको जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारी जो आंसर आएगा वो आएगा 315 केल्विन। अब के डैश की वैल्यू भी हमें पता है, 2 K1 K2 1 K1 प्लस K2 है। इनमें हम सारी वैल्यूज रखेंगे, अपनी सारी जो गिवन चीजें वो रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एच डैश, जो कि एच के बराबर है, और उसकी वैल्यू जो है के डैश A T1 - T2 है। तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमें अभी लास्ट में आंसर 916 जो है डब्ल्यू आ जाएगा। ये हमारा आ गया वेबर, जो हमारा लास्ट में 916 दशमलव वेबर आ गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया हो कैसे हमने सारे फॉर्मूले निकाले। तो लास्ट में फॉर्मूले निकालने के बाद सारे हमने केवल केवल जो चीज हमें क्वेश्चन प्रश्न में दी हुई थी सारी उसमें डाल दी, और हमारे आंसर सारे आते गए। पहला दूसरा तीसरा निकालने में कोई एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ा, जस्ट हमें फॉर्मूले जो बनाए थे उन्हीं में हमने डायरेक्ट वैल्यू डाली, आंसर निकाले। कुछ इस प्रकार से ही आपको एग्जाम में करना है। वहां पर आपको सोचना है अपने दिमाग से कि मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मैं वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकूं। अगर आपके फॉर्मूले आपके दिमाग में होंगे तो प्रश्न को हल करना आपके आसान हो जाएगा आपके लिए, और आप उसको अच्छे से हल कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूले और थ्योरी अच्छे से आती होगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ते चलिए, तो आपको आगे दिक्कत समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा और आपकी आराम से जो है एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है संवहन का परिचय। हाँ, चलिए। अब सब बात है, अभी हमने चालकता की बात की थी, अब हम सारा संवहन की बात कर रहे हैं। संवहन क्या है, संवहन वह विधि जिससे पदार्थ की जो है वास्तविक गति द्वारा ऊष्म का स्थानांतरण होता है। अब मैं कहूँ कि पदार्थ की जो है वास्तविक गति हो रही है, उसके कारण जो है ऊष्म का स्थानांतरण होता है। और जैसे मैं कहूँ कि जो हमारा पदार्थ है वो खुद ही घूम रहा है, और घूम घूम कर जो है वो ऊष्म को स्थानांतरित कर रहा है।
अब आपको ये कैसे हो सकता है, पदार्थ कैसे घूम सकता है, तो तरल पदार्थों में ये संभव है, या केवल तरल पदार्थों में हो सकता है, क्योंकि तरल पदार्थ चल सकता है। अगर मैं नीचे वाले पानी को अगर मैं पानी को गर्म करता हूँ, तो जो पानी का निचला हिस्सा होता है जो गर्म हो रहा है, वो पहले गर्म हो रहा होगा। जब वह गर्म होता है तो उसका घनत्व घटता है। जब जो गर्म पानी होता है, तरल पानी होता है, गर्म तरल होता है, तो उसमें जो है वो उसका घनत्व घटता है। जब घनत्व घटेगा तो क्या होगा, वो ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा, क्योंकि घनत्व घट गया है, तो जिस पानी का घनत्व ज्यादा है वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे जैसे पानी है, मान लीजिए इसका जो है अभी गर्म हो रहा है, इसका घनत्व घटा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये पानी नीचे आ जाएगा, फिर इसका घनत्व जो है घटेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, पानी आ जाएगा। ऐसे ऐसे पूरा ठंडा पानी नीचे आता जाएगा, और गर्म हमेशा गर्म अपने आप ऊपर जाता जाएगा। तो गर्म ऊपर जाता जाएगा, ठंडा नीचे आता जाएगा, नीचे गर्म हो गया, फिर उसका घनत्व घटेगा, फिर वो ऊपर जाएगा। कुछ इस प्रकार से जो है ऊपर वाला परत जो है गर्म होती है, लेकिन जबकि नीचे हमने गर्म की थी जो है अपने बर्तन को, लेकिन ऊपर तक पानी गर्म है। क्यों? क्योंकि चालकता, पानी खुद चल के जो है ऊष्मा को स्थानांतरित कर रहा है। अब प्राकृतिक संवहन कौन से होते हैं? इसमें जो है जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल जिसकी वजह से हम जो है धरती पर बंधे रहते हैं, तथा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्राकृतिक संवहन में। गर्म तल का घनत्व घटता है और वह ऊपर उठता है, जैसे मैंने अभी बताया, शीतल जल द्वारा जो है प्रतिस्थापित होता है, और शीतल जल के द्वारा जो है प्रतिस्थापित होता है। अब जो है जो है प्रशोधित संवहन की बात करते हैं। तो पदार्थ को पंप या अन्य साधनों द्वारा गति दी जाती है। अब पंप के द्वारा भी, अब क्या होता है, अब वो खुद से जो है अगर नहीं कर रहा है स्थानांतरण, हम उसे पंप वगैरह के द्वारा जो है प्रशोधित कर रहे हैं, तो उसे प्रशोधित संवहन कहा जाता है। तो पदार्थ को पंप या अन्य साधनों द्वारा गति दी जाती है। उदाहरण के रूप में वायु तापन निकाय और जो है शीतलन तंत्र आदि, ये जो है हमारे इसके उदाहरण है। अगर प्राकृतिक संवहन की प्रक्रिया को देखा जाए, तो जब किसी तरल को नीचे से गर्म किया जाता है, गर्म भाग में प्रसर होता है और घनत्व घटता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उत्प्लावना के कारण वह ऊपर उठता है, और शीतल भाग इसे प्रतिस्थापित करता है, और जो है प्रक्रिया चलती रहती है। संवहन और चालन में क्या अंतर होता है? संवहन में जो है तरल के विभिन्न भागों का स्थूल जो है अभिगमन होता है, जबकि चालन में ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी वस्तु की जो है वास्तविक गति के होता है। चालन में किसी भी वस्तु की वास्तविक गति नहीं होती, जबकि जो है संवहन में ऐसा होता है। संवहन में खुद तरल के जो है विभिन्न भाग अपने आप को इधर से उधर जो है उनका वास्तविक गति होती है, उसके कारण जो है ऊष्मा इधर से उधर स्थानांतरित होती है, जबकि चलन में ऐसा नहीं होता। चलन में ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी वस्तु की वास्तविक गति के होता है। तो यह है हमारा संवहन और चालन में फर्क। अब जो है, हाँ, प्रशोधित संवहन और इसके उदाहरण की बात की जाए, तो प्रशोधित संवहन पदार्थ को पंप या अन्य भौतिक साधन द्वारा गति करने के लिए विवश किया जाता है। अगर वो नहीं होना चाहता, वह नहीं जाना चाहता उस तरफ, मतलब पदार्थ नहीं मूव करना पदार्थ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन हम उसे पंप या अन्य अ, भौतिकी साधन द्वारा उसे हम गति देने का अगर प्रयास करते हैं, उसे विवश किया जाता है, तो उसे प्रशोधित संवहन कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, तो घरों में जो है वायु तापन निकाय, अब घरों में जो हम वायु तापन निकाय का इस्तेमाल करते हैं ठंडों में, ताकि हम अपने आप को गर्म कर सकें, वह भी एक इसी का उदाहरण है। और मानव परिसंचारण तंत्र जो हृदय में पंप की भांति कार्य करता है, हृदय में जो है वो जो है अपने खून को पंप करता है, तो वह मानव जो है परिसंचरण तंत्र भी उदाहरण इसी का है। अब स्वचालित वाहनों के इंजन के जो है शीतलन निकाय, अब जो वाहन स्वचालित होते हैं, तो स्वचालित वाहनों के इंजन के जो है शीतलन के लिए जो हम पानी डाल देते हैं ऊपर से इंजन पर, वो भी जो है, मतलब पानी डाल देते हैं वो अलग है, और पानी जो रहता भी है इंजन में ठंडा करने के लिए इंजन को, तो वो भी और इसी का उदाहरण है। अब प्राकृतिक संवहन के अन्य उदाहरण में देखा जाए, तो दिन और रात पर का तापमान परिवर्तन, तथा जो हमारा थल होता है वह शीघ्र तप्त होता है, जबकि जो जलाशय होता है वो धीरे धीरे तप्त होता है। जो हमारा थल है, जमीन है, वो हमारी जो है जल्दी से तप्त हो जाती है, लेकिन जलाशय धीरे धीरे होते हैं। गर्म वायु ऊपर उठती है, ठंडी वायु नीचे आती है, और एक तापीय संवहन चक्र बनाती है। अब अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि ये मान लो ये पानी है, और ये हमारी जो है थल है। अब क्या होगा कि ये पानी जो है ये धीमे धीमे गर्म होगा, लेकिन ये जो है अचानक से ये धीमे धीमे मतलब ये सॉरी थल जो है अचानक से गर्म हो जाएगा, लेकिन ये अभी ठंडा रहेगा हमारा पानी जलाशय। तो ये अगर ठंडा रहेगा, तो यहाँ पर जो है वो ठंडी वायु नीचे आती है, और यहाँ पर जो गर्म वायु ऊपर उठती है, तो उसी के कारण जो ठंडी वायु हमारे तक आती है, और इसी प्रकार से जो चक्र बनता है हमारा जो है तापीय संवहन चक्र।
अब व्यापारिक पावनों की बात करें, कि ट्रेड विंड इन इंग्लिश में कहते हैं, व्यापारिक पावन जो हमारे जो अर्थ है, जो हमारी ये धरती है, उसकी वो जो है सतह पर घूमती है। सतह पर नहीं, ऊपर जो हमारा जो अपना एनवायरमेंट है, इस पे सब बहुत ऊपर वो मूव करती, ऊपर चलती हैं, और हमारे वो सबसे ऊपर जो वो है हमारा, वहां पर मूव करती हैं, धरती से बहुत ऊपर, मतलब तट से बहुत ऊपर। और धरती पृथ्वी पर जो है विषुवत व्रत और ध्रुवीय क्षेत्रों में तापीय जो है असंतुलन के कारण जो है स्थायी पावनें उत्पन्न होती हैं। और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन पावनों पर का दिशा परिवर्तन होता है, जो व्यापारिक पावनों का निर्माण करती है। कुछ इसी कारण से व्यापारिक पावनों का निर्माण होता है, और यही प्राकृतिक सामानों का अन्य उदाहरण है। तो ये देखिए, इस प्रकार से कुछ उदाहरण होता है। वायु प्रवाह यहाँ से जो यहाँ जाता है, समुद्र जो है यहाँ से अगर गर्म होगी यहाँ की हवा, तो ऊपर उठेगी, और यहाँ पर जो है ठंडी हवा होगी वो नीचे की तरफ आएगी, और कुछ इस प्रकार से हमारी हवा चलेगी। अब रात को क्या होता है कि ये गर्म रहेगी, और ये ठंडी हो जाएगी, अपना तट तट ठंडा हो जाएगा, और पानी गर्म रहेगा, तो हवा यहाँ बैठेगी, यहाँ हवा ऊपर जाएगी, और कुछ इस प्रकार से हमारा चक्र बनेगा। तो इन्हीं को वायु प्रवाह कहते हैं। ये थल जल की अपेक्षा उष्ण है, और ये जल थल की अपेक्षा उष्ण है। इसमें जो है जल थल की अपेक्षा उष्ण है, और इसमें जल थल की अपेक्षा उष्ण है। इसमें थल इसमें सॉरी इसमें थल जल की अपेक्षा उष्ण है, और इसमें जल थल की अपेक्षा उष्ण है। तो ये जो है हमारा संवहन चक्र है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने उदाहरण 10.6 देखा, उदाहरण 10.7 देखा, साथ ही हमने संवहन को भी समझा। अगली कक्षा में हम विकिरण को समझेंगे, साथ ही जो है कृष्णिका विकिरण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कृष्णिका विकिरण को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इनको आप टॉपिक को पढ़ के आइएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए बाय, और बाकी रीडिंग कर लीजिएगा एनसीईआरटी की। चलिए, धन्यवाद।